के साथ रंजना रावत। बड़ी खबर बताते चले, यूपी में भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। तो भारी बारिश को लेकर उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के आसार है। 30 जिलों में अगले 72 घंटे भारी होंगे। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी के अन्य जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ में लोगों को खुले में ना घूमने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के आसार भी है। ललितपुर में राजघाट बांध से छोड़ा गया पानी। मालता टीला बांध में छोड़ा गया पानी। बांध के 18 गेट 2-2 फीट खोले गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राजघाट बांध से पानी छोड़ा गया है और बांध के 18 गेट 2-2 फीट खुले। 43,717 क्यूसेक पानी की निकासी हुई है। एमपी में बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा है और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मुरादाबाद जिले में रहमतपुर तिगड़ी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बुजुर्ग लोग अपने घरों के बाहर बैठे नजर आ रहे। सड़कें टूट चुकी है। डॉक्टर के पास जाने के लिए गांव से शहर तक की सवारी अब बंद है। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक इन गांव के सुध तक नहीं ली है। प्रशासन से गुहार लगा रहे यहाँ के लोग। और खबर नोएडा से, जहां नोएडा के बलहलपुर तिवारी में दीवार गिरने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई है। मलबे में दबने से 4 लोग जख्मी बताए जा रहे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये तस्वीर देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा। नोएडा से एक खबर, नोएडा के बहलोलपुर में दीवार गिरने से 6 साल के मासूम की मौत की खबर है। 4 लोग मलबे में दब गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। अवैध रूप से बताया जा रहा है कि ये दीवार बनी थी। तो बहलोलपुर में दीवार गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। 6 साल के मासूम की मौत की खबर है। और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस टीम ने मोहम्मद रईस को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रईस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है और उसे लालच देकर आईएसआई का एजेंट बनाया गया था। गोंडा का रहने वाला रईस पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था और एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ के बाद रईस की गिरफ्तारी की गई है। मुंबई के अरमान नामक युवक से पाकिस्तानी एजेंट से रईस की बात कराई गई थी। रईस को सऊदी अरब में नौकरी का झांसा देकर रईस से जासूसी करवाई जा रही थी। कई सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरें भेजने के एवज में रईस को अब तक 15,000 रुपए मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। रिपोर्ट देखिए। यूपी के पॉलिटिक्स का सियासी सावन, ओपी राजभर ने थामा एनडीए का दामन। अमित शाह ने चला चाणक्य वाला दांव। एनडीए के नाम होगा 24 का महाचुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया है। इस तरह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सहयोगी हो गई है। जातीय दिग्गजों को साध कर बीजेपी अब अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। ओम प्रकाश राजभर इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ओपी राजभर ने एनडीए का हिस्सा होने के बाद कहा कि हमने 2024 का चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। हमें साथ लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए से गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि दोनों दलों के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए में काम करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी से हम लोगों की घंटों बातचीत हुई तमाम बिंदुओं पर। जो गरीब कमज़ोर लोगों की लड़ाई, वंचित शोषित की लड़ाई जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, माननीय गृह मंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। 18 तारीख को जो एनडीए की बैठक है उसमें दिल्ली हम लोग रहेंगे। ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने पर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उनका स्वागत किया। साथ ही कहा कि ओपी राजभर के आने से दोनों पार्टियों को मजबूती मिलेगी। श्री ओम प्रकाश राजभर जी का एनडीए में शामिल होना जहां देश के 2024 के चुनाव के लिए एक शुभ संकेत है, वहीं पर देश और दुनिया की उस सोच के साथ कि देश का भविष्य प्रधानमंत्री जी के साथ उस सोच को बढ़ावा मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक कद्दावर नेता हैं, पूर्वांचल के नेता हैं, बड़ा उनका आधार है। भारतीय जनता पार्टी में उनका शामिल होना पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी ओपी राजभर का पार्टी में स्वागत किया है। जो उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा में मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में साथ चलना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। इधर विरोधियों को एसबीएसपी का एनडीए में शामिल होने वाला ये कदम काफी परेशान कर रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर जी, हमें लगता है कि उनके ऊपर कोई सीबीआई, ईडी का किसी तरह का बहुत दबाव है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अगर नहीं कदम उठाया है तो पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को जिसकी वो बात करते हैं, राजभर युवा आज उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि पिछड़ों को 52% आरक्षण मिले। वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की जो सिफारिशात है, योगी आदित्यनाथ जी उसको लागू कर पिछड़ों को न्याय दें। तो ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत ही डिटेल्ड बात उनको बतानी पड़ेगी। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए, एनडीए में आए अखिलेश यादव जी के साथ, फिर वापस चले गए। कोई नई खबर नहीं। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ हो, तो उसका मतदाताओं पे कोई पता। बहरहाल 2024 के चुनाव के पहले एनडीए मजबूती की ओर जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी बहुत सियासी उठापटक हुई थी। हालांकि राजभर के इस कदम से उन्हें सियासत के नए मौसम वैज्ञानिक के रूप में स्थापित तो जरूर कर दिया है। टीम न्यूज स्टेट। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का स्वागत किया। वहीं उन्होंने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राजग का हिस्सा होंगे। परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में
हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। अपने गठन काल से ही अपने अतीत से उभर नहीं पा रही है। गुंडे, माफिया, बदमाशों को पुष्पित पल्लवित करना उनका पुराना सगल रहा है। जिस ढंग से अपराध उनके राज में बढ़े थे, दंगे हुए थे, उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। और ख़ास बात यह है कि नौजवानों के साथ भी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान ठगी की थी। आपको पता है कि प्रयागराज में जो लोक सेवा आयोग है उसका नाम बदल करके एक जाति विशेष के नाम पर रखा गया था। जब प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते थे तो केवल एक जाति विशेष के लोग होता थे। एनडीए में ओपी राजभर शामिल होने के बाद अरविंद राजभर ने कहा कि बीजेपी को हमने अपनी ताकत का एहसास कराया है। साथ न होने पर पहले हुए चुनाव में असर देखने को मिला। इसके साथ ही अब्बास अंसारी को लेकर अरविंद राजभर ने साफ कहा कि अभी विधायक है और आगे भी रहेंगे। अब सामने है वो यही है कि अगर हम सुभाषपा की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं, तो वो एनडीए के साथी बन चुके हैं। इस बात को कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। गृह मंत्री भारत सरकार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करें और इस चीज़ की वो औपचारिक एक प्रकार से वो तो ऑथेंटिक भी हो गया, तो सुभाषपा एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। क्या सहमति बन गई है? क्या आगे इसी पे काम होगा? देखिए, कभी कभी ताकत का एहसास कराया जाना चाहिए। 2018 में मंत्रिमंडल से हम लोगों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे करके हम लोगों ने अपना काम चालू रखा, लगातार रुके नहीं। 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी के साथ मिलकर के लड़े। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी, उनको लगा कि हम पूर्वांचल में अच्छा खासा सीट का रेशियो बढ़ा लेंगे। जो पिछली बार 2017 में 325 सीट आई थी उसका आंकड़ा भी पार कर ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सर्वे फेल हुआ। पूर्वांचल के वो तमाम जनपद जहां भाजपा का अपना वर्चस्व था, ऐसा मानना था उन लोगों का, वहां उनका सुपड़ा साफ हो गया। इसके साथ साथ वो जनपद भी खाली होते नजर आए। जिस जनपद में 8 सीट थी वहां 6 सीट जीतते थे, 5 सीट जीतते थे, वहां भी एक जीतने। ये आपकी मजबूती है, तभी तो आप अमित शाह जी से मिल पाए। ये हमारी मजबूती कब मिली? ये मजबूती का आकलन कब हुआ? जब हमने इन लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया। हमारी ताकत का जब एहसास हुआ, जब 28 लोकसभा में 1 लाख से 2.5 लाख वोट की जब गिनती चालू हो गई, तब ऐसा लगा। सर्वेक्षण हुआ, सर्वे में पता चला कि पूर्वांचल में अगर ओम प्रकाश राजभर जी नहीं रहेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान नहीं होगा। भूमाफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, ऐसे में अब्बास अंसारी, देखिए अब्बास अंसारी क्या है क्या नहीं है ये हम तय करने वाले नहीं है, ना मेरी पार्टी तय करेगी। हाँ, ये कानून का विषय है, कोर्ट का विषय है कि वो क्या निर्णय देती है, वो कैसा चाल चरित्र ये बताती है। हमारा है, हम भी हैं, हमारे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगेगा तो कोर्ट ने तय करेगी। हम कौन होते हैं तय करने वाले? कोर्ट कहेगा तो स्वीकार करेंगे, कोर्ट नहीं कहेगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कहेगी तो अभी तो कोर्ट ने बरी किया है, अभी 3-4 दिन पहले कोर्ट ने तो बरी कर दिया। एलिगेशन लगा हीट स्पीच का, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बरी कर दिया। जब तक कोर्ट कुछ नहीं कहेगी आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो हमारे सांसद थे, विधायक थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एक तरफ ओपी राजभर का बीजेपी से गठबंधन, दूसरी ओर दारा सिंह चौहान के बीजेपी में आने से प्रदेश की राजनीति में हलचल पड़ गई है। तो अब अपना दल सोनेलाल ने भी नया दांव खेल दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने बीजेपी से 10 लोकसभा सीटों की मांग की है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में अपना दल इस मांग को बीजेपी के सामने रखने जा रहा है। राजभर के बीजेपी के साथ आने के बाद इसे दबाव की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, 2024 की तैयारी जो हमारी पार्टी ने तय किया है और हमारी नेता ने कहा है कि 2024 को हम लोग 24 घंटे मेहनत करके अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाएंगे। परंतु जहां तक सीटों का सवाल है, एनडीए की बैठक कल नहीं परसों होने भी जा रही है, हमारी नेता भी वहां रहेंगी और मेरी ये जो अपेक्षा भी है अपने बड़े भाई अपनी भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है कि कम से कम हमें 10 सीटें मिले और हम उत्तर प्रदेश को पुनः भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में पूरी भूमिका अदा करें। कि 10 सीटें हम लोगों को मिलनी चाहिए इस बार कम से कम। और
हालांकि हमारी नेता जब भी वक्तव्य देती हैं, बहन अनुप्रिया पटेल जी या हमारे नेता आदरणीय आशीष पटेल जी, उनसे जब सीटों के बारे में पूछा जाता है तो उनका कहना रहता है कि सीटों की लड़ाई हम कभी नहीं लड़ते। इधर दारा सिंह चौहान 17 जुलाई को ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी वो बीजेपी में थे, लेकिन जनवरी 2022 को उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर एसपी का दामन थाम लिया। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर बदला दारा का दिल, बीजेपी के साथ करेंगे सत्ता हासिल। एसपी से दारा ने किया किनारा, दारा सिंह को बीजेपी से मिला सहारा। आजमगढ़ के गेलवारा के रहने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दारा सिंह चौहान का दिल है कि जो दल बदल को मानता ही नहीं, जिस बीजेपी को 12 जनवरी 2022 को छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे, उसी एसपी से 15 जुलाई 2023 को इस्तीफा दे दिया। अब 17 जुलाई को एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे। इधर बीजेपी भी दारा सिंह चौहान का खुले दिल से स्वागत कर रही है। आज मैं धन्यवाद करता हूं प्रकाश राजभर जी का, दारा सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने हमारा हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ आने के लिए उन्होंने निर्णय किया है। और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में जो पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीतेगी। तो क्या दारा सिंह चौहान भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब करेंगे? नहीं, अभी वो दिल्ली में हैं और संभवतः कल आएंगे वो, और कल दोपहर के समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उनका कार्यक्रम है, उनसे बातचीत करेंगे वो। श्री दारा सिंह चौहान जी वो भी एक पूर्वांचल में बड़े समाज के नेता हैं, और खुशी है कि उन्होंने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर अपने एमएलएशिप को रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। कल संभवतः उनकी ज्वाइनिंग होगी। दारा सिंह चौहान की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के समय वो बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए थे, लेकिन प्रदेश में एसपी की सरकार नहीं बनकर बीजेपी की सरकार बनी थी। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं दारा सिंह चौहान। 1996 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने, सन 2000 में फिर एक बार राज्यसभा सांसद बने। 2009 के चुनाव में घोसी लोकसभा सीट से जीत हासिल की। 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। मधुबन विधानसभा से 2017 में चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। दारा सिंह चौहान को वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी में हुए शामिल। बहरहाल दारा सिंह चौहान सोमवार को ऑफिशियली बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ बीजेपी की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। इस बीच ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दल बदल को लेकर दारा का दिल मानता ही नहीं, कि इस बार दारा का दिल नहीं बदलेगा। टीम न्यूज स्टेट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ खुलकर उत्तर आया है, और यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य विपक्षी दलों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस मुद्दे को लेकर बोर्ड के सदस्य पीएम मोदी से मिलने की तैयारी भी कर रखे हैं। न्यूज स्टेट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली से खास बातचीत की है, सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली, जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मुलाकात की। आखिर मुलाकात क्यों की, कैसे की और क्या मुद्दा था? सर, किस तरह के मुद्दे को लेकर के आप उनसे मुलाकात करने गए? नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये डिसाइड किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात करके उनके सामने अपनी बात रखी जाए। लिहाजा आज बोर्ड के एक डेलीगेशन ने अखिलेश यादव साहब से मुलाकात की,
लखनऊ में, और उनके सामने ये बात रखी कि क्यों हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुखालफत कर रहे हैं और किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को मजहबी आज़ादी दी है, उस पर एक सवालिया निशान इससे लगेगा। तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल ही खिलाफ है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। यूसीसी पर सियासी उठापटक के बीच इसके विरोध के लिए हाईटेक तरीका अपनाया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने मुजफ्फरनगर की मस्जिदों में QR कोड लगाए हैं, जिनको स्कैन कर यूसीसी पर राय दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी उठापटक का दौर चल रहा है। सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमा हिंद ने भी यूसीसी का कड़ा विरोध किया है। इसके चलते शुक्रवार के दिन योमे दुआ मनाया गया। इस मौके पर जमीयत उलेमा हिंद ने मुजफ्फरनगर की सभी मस्जिदों पर बार कोड लगाए, जिन्हें स्कैन कर विरोध भी जताया गया। जमीयत का कहना है कि राष्ट्रीय हित में इस कानून का विरोध किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई कानून देश में लागू ना हो जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के बीच में नफरत पैदा हो। यूसीसी ये एक कानून लाने की कोशिश की जा रही है कि भाई तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक आम लिबास दे दिया जाए। हर एक की एक मज़हब की पहचान है, उस पहचान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कि यूसीसी जो लाया जा रहा है ये सिर्फ मुल्क को नुकसान पर लाने की एक सूरत है। हिंदुस्तान में बसने वाला किसी भी मज़हब का आदमी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत आज भी करता है, लेकिन उस मोहब्बत को ख़त्म करने के तरीक़े हैं और रास्ते हैं कि इस तरीक़े से ख़त्म हो जाएं। हमारी तो यही कोशिश है कि अमन व अमान के साथ बग़ैर सड़कों पर उतरे मुसलमान इस यूसीसी के अंदर अपनी राय दर्ज करें, स्कैन करके या लिंक को शेयर करके अपनी राय डालें और हर एक मुसलमान अपनी राय डाले। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हमें किसी संगठन या उलेमाओं ने ऐसी कोई चीज नहीं कही है कि आप सरकार या इस कानून का विरोध करें, बल्कि ये कहा गया है कि आप जो नया कानून केंद्र सरकार बनाने जा रही है उस पर अपनी राय दें। मस्जिद में सिर्फ ऑप्शन देने के लिए कहा गया, किसी को ऐसा कंपल्शन या ये नहीं है कि आप इसके विरोध में ही करें, आप अपना ख्याल जाहिर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उलमाओं की तरफ से कोई आपको बंदिश दी जा रही है। भाई लॉ कमीशन ने जो है मांगा है आपका सुझाव, उस सुझाव के अंदर आप सुझाव दीजिएगा। संविधान विरोधी एक कानून यूसीसी के नाम से केंद्र सरकार लाने जा रही है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ये कानून संविधान के ख़िलाफ़ है, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला है। ये इस साल में इद्दत के ख़िलाफ़ है ना, तो इद्दत होना हमारे यहाँ शरीयत में बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो शरीयत जो है वो कानून है हमारा। हाँ, जो हमारे सरकार मदीना ने शरीयत लाए हैं उस पर ही हमें कायम रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके ख़िलाफ़ हमने ये किया है, इसके वोट दिया है हमने। देश में जो कानून थोपा जा रहा है ख़ासकर मुस्लिमों पे और दूसरी कौमों पे, उसमें तफरका न फैले और जो कानून हमारे चले आ रहे हैं उनको कायम रखने के लिए हम ये चाहते हैं कि ये कानून न लाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि यूसीसी का विरोध किया जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। रुड़की के साउथ सिविल लाइन इलाके में बारिश से जमा पानी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठ गए। हरीश रावत ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पानी नहीं निकलेगा वो धरना जारी रखेंगे। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं एक तस्वीर सब बयां कर देती है। रुड़की की ये तस्वीर आपके सामने है, जिसमें सियासत भी छिपी है, प्रशासन की लापरवाही भी है और लोगों की परेशानी भी दिखाई दे रही है। शहर के साउथ सिविल लाइंस इलाके में पानी का जमा हुआ, सियासी जमावड़ा लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ पानी के बीच कुर्सी लेकर बैठ गए। हरीश रावत को यह एहसास भी था कि पानी के मुद्दे पर सियासत हो रही है, लेकिन उनके इस जवाब ने सब साफ कर दिया। समाधान जरूरी है, लेकिन
समाधान के लिए कभी राजनीतिक शस्त्र का भी इस्तेमाल। ये तस्वीर केवल सियासत का हिस्सा ही नहीं बल्कि लापरवाही का भी जीता जागता सबूत है। 4 दिन पहले हुई बारिश में ये पानी जमा हुआ था। लोगों ने मेयर से इसकी शिकायत भी की, लेकिन प्रशासन ने न तो लोगों की सुनी और न ही पानी को निकालने की जहमत उठाई। चिंताजनक स्थिति है, इसीलिए तो मैंने 6 घंटे का समय दे करके इनसे कहा कि नहीं करोगे तो मुझे जलता इसीलिए हर चीज के जब वो बैठेंगे तो और भी मुझसे आवाज तो मेरे कोई भी बारिश में सड़कों पर पानी भरना आम बात है, लेकिन बारिश के 4 दिन बाद पानी का वहीं खड़े रहना लापरवाही की बात है। ऐसी लापरवाही पर नेताओं की हाय तौबा मचाना ये सियासी ड्रामा है या लोगों के हक की आवाज ये आप खुद तय कर सकते हैं। ओवैस अली, न्यूज़ स्टेट, रुड़की।